नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको मैं ये बता दूँ दोस्त, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जो कह रहे हैं सर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन पे वीडियो बना दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं वीडियोज़ नहीं बनाए मैंने। दोस्त आप ये देखिए, चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन की वीडियो 2 महीने पहले ही अपलोड हो चुकी है। क्या आपने देखा इस वीडियो को? देख लिया है तो क्या अब आपने इस वाले वीडियो को देखा? इसके अंदर मैंने आपके जितने पूरे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर समझाया है। मैंने इसमें दोस्त थंबनेल पे लिखा भी है, यही आएगा एग्जाम में। तो आप इस वाले वीडियो को देख लीजिए, इनफ है ये, ठीक है। इस वाले वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस में कैसे कैसे क्या देखना है, और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको वो भी करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको चैप्टर फर्स्ट देख की वीडियो देखनी है, ये वाली वीडियो। मैं सारी लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले समझते जाइए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपको ये वाली वीडियो देखना है, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना है। इसमें सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिए हुए हैं। इसके बाद आपको देखना है दोस्त ये वाली वीडियो। इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है, इस वीडियो के अंदर इस वाले जो वीडियो की थोड़ा और एक्स्ट्रा मतलब की एक्सप्लेनेशन है इस वाले वीडियो के अंदर। ये टॉपिक जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये 4th सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की एक सब्जेक्ट है, और यही सेम सब्जेक्ट 6th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के अंदर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। तो इस वाले वीडियो से भी आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। 3 वीडियो हमारी ये वाली हो गई, तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक वीडियो और है, व्हाट इज G77, ग्रुप 77 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ है, तो इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। और भी आपको वीडियो से चैप्टर फर्स्ट की मैंने लिंक दे दी दोस्तों, आपको है ना। 9/11 टेरर अटैक हुआ था, इसकी भी है, एंड यूएनओ के ऊपर है, और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको सब दे रखी है। तो अब हमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने कुछ भी नहीं करवाया दोस्त, या सर हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। आपको सब कुछ दिया हुआ है पहले से ही। एक टॉपिक है हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। ऐसे तो मैंने इस टॉपिक को अपने इस वाली वीडियो में कवर करवा दिया है, फिर भी आपको मैं एक बार ब्रीफली में बता देता हूँ ये है क्या। देखो दोस्त, हुआ क्या, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड चलता है, और जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के कगार पे आता है, तो उसी टाइम पे 1944 में एक मीटिंग की गई। और ये मीटिंग की गई कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। एक अमेरिका का दोस्त एक शहर है न्यू हैम्पशायर, क्या नाम था उसका? न्यू हैम्पशायर। इस शहर के अंदर एक रिजोर्ट में, यानी कि एक रिजोर्ट वाला शहर है जिसका नाम था ब्रेटन वुड। तो ब्रेटन वुड्स के दोस्त एक रिजोर्ट के अंदर ये एक मीटिंग की गई, और इस मीटिंग में ये डिसाइड करना था कि अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भाई ब्रिटेन की अब वो हालत नहीं रही जैसा उसका पहला था, यानी कि पहले तो वर्ल्ड पावर था वो। अब उसको जगह यानी कि ब्रिटेन को शिफ्ट करके अब पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका सुपर पावर बन चुका था। इसलिए अब जो भी अब पाउंड नहीं चलेगा भाई, अब इंटरनेशनल करेंसी क्या होनी चाहिए, आखिर लोग ट्रेड किस करेंसी में करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर ये दोस्त मीटिंग की गई। उसके बाद अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए करेंसी डिसाइड किया गया डॉलर, और इसी टाइम पे 3 ऐसे संगठन की स्थापना की गई जो कि फाइनेंशियल कह सकते हो कि संगठन, उनको दुनिया भर के अंदर जाना गया। पहला था IMF, वर्ल्ड बैंक और गेट जिसको 1 जनवरी 1995 से WTO के नाम से जाना गया। तो ये 3 संगठन की स्थापना की गई ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर। डॉलर को एक कह सकते हो कि इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया गया, और अमेरिका अब सुपर पावर बन गया। तो जैसे कि जो समुद्र के रास्ते जो भी ट्रेड होगा उसकी पॉलिसीज भी अब अमेरिका बनाएगा। तो दुनिया भर की अब कह सकते हो कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन है जिस पे पहले ब्रिटेन का अधिकार हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटेन भी दोस्त एक टाइम पे कह सकते हो दुनिया के राजा हुआ करता था, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री उससे गुलाम हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब ये पोजीशन अमेरिका की हो जाएगी। दुनिया भर का दोस्त सुपर पावर अब अमेरिका बन गया। तो इस तरीके से ये इस वाले क्वेश्चन में मैंने इसको डीपली समझाया हुआ है, प्लस आपको नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जरूर ले लेना। एंड एक क्वेश्चन और है दोस्त, यहाँ पे टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है वैश्विक न्याय, यानी ग्लोबल जस्टिस। ग्लोबल जस्टिस मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना है कि जस्टिस का मतलब क्या होता है। जस्टिस का मतलब होता है कि जब 2 लोग हैं तो दोनों के साथ एक समान व्यवहार करना, अगर वो एक समान इंसान है, यानी तो दोनों की कैपेबिलिटी एक है, तो जैसा ट्रीटमेंट इसके साथ किया जा रहा है वैसे इसके साथ भी किया जाए। जो राइट्स इसको दिए गए वही राइट इसको भी दिया जाए, यानी कि सभी को अपना हक मिलना, वही जस्टिस कहलाता है। लेकिन जब वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया ग्लोबल, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ग्लोबल जस्टिस क्या है। अगर दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी के लिए जस्टिस क्या होगा, क्योंकि दोस्त टॉपिक भी हमारे ग्लोबल यानी कि ग्लोबलाइजेशन का ही है, इसलिए ग्लोबल जस्टिस एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए दोस्त, पूरी दुनिया के अंदर नैतिकता आज एक चैलेंज बना हुआ है।
कौन सा ऐसा कंट्री जो नैतिकता या मोरलिटी का पालन करता हो, जो ये कहता हो कि भाई हम तो बिल्कुल नैतिकता के रास्ते पर चलते हैं, हम तो चींटी तक को नहीं मारते, हम तो हथियारों को बढ़ावा देते ही नहीं है, हम तो हमेशा शांति पीसनेस की बात करते हैं, हम तो किसी और देश के इंटरनल मामले में इंटरफेयर करते ही नहीं है। दोस्त ऐसा कोई भी नैतिकता के रास्ते पे चलता ही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई भी आएगा कंट्री, तो देखो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जियो पॉलिटिक्स की बात आएगी, तो भी कोई भी कंट्री अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा। जब ऐसी हालात पैदा हो जाती है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हावी हो जाए और वहाँ के लोगों के साथ अन्याय होना स्टार्ट होता है, तो दुनिया भर के अंदर ग्लोबल जस्टिस की डिमांड उठती है। और ये डिमांड दोस्त सामाजिक यानी कि सोशल रिफॉर्म के लिए एंड इन्वायरमेंट के लिए, टेरर अटैक के लिए, तो तमाम चीज़ों से ये उठ सकती है। यहाँ पे ग्लोबल जस्टिस जो कंसेप्ट है ये अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। जो सीन का नाम याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। अमर्त्य सेन आप कह सकते हो कि ग्लोबल जस्टिस के फादर कह सकते हो इनको आप। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था ग्लोबल जस्टिस का। ये पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसको पढ़ाया जाता है। देखो वैश्वीकरण के लाभ यानी बेनिफिट और जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के, तो वैश्वीकरण के लाभ और हानियों पर चिंतन करते समय न्याय की अवधारणा के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर विकास की यानी कि डेवलपमेंट करने की होड़ में तो लगे पड़े कि जिसके पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, जो स्पेस में अपने एजेंसी को भेजेगा, है ना, यानी कि जो हर सेक्टर सबसे आगे होगा वो दुनिया सुपर पावर कहलाएगा। जैसे कि आज अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इनमें होड़ लगती रहती है। तो इस होड़ की वजह से दोस्त कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी अन्याय किया जाता है, हमारे इन्वायरमेंट के साथ अन्याय किया जाता है। क्योंकि अगर दोस्तों को दुनिया भर के अंदर किसी की दर्दनाक मौत होने वाली है आगे आने वाले टाइम में, तो वो पर्यावरण के असंतुलन होने की वजह से भी होने वाली है। दोस्त इमेजिन करो कि बाढ़ भूकंप आ जाए और उसके बाद हम सुनते हैं आए दिन कि भाई वहाँ पे बाढ़ की वजह से, है ना, जो कोई भी डिजास्टर आ जाती है ऐसी, तो कितने लोग मारे जाते हैं, तो उनकी एक बिल्कुल दर्दनाक मौत होती है। तो ऐसी मौत से बचने के लिए दोस्तों हमें पर्यावरण को बचाना होगा, सेफ रखना होगा, ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों बढ़ने से रोकना होगा, ताकि समुद्र का जो स्तर वो ना बढ़ जाए। ऐसे बाढ़ के खतरे बढ़ जाते हैं इससे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा अमर्त्य सेन ने कि न्याय को, जस्टिस कंसेप्ट जो है हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। क्लियर है। तो वैश्वीकरण का जो मेन जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताया वो है न्याय। यानी कि न्याय कब होगा वैश्वीकरण का मतलब, हम तो ये पता है यार कि जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन बनाता है अपना, यानी ट्रेड करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है, आखिर न्याय का मूल आधार क्या है ग्लोबल जस्टिस के अंदर, यानी पूरी दुनिया के लिए न्याय क्या होगा। पूरी दुनिया के लिए न्याय का मतलब है संसाधनों का उचित वितरण, यानी कि जस्टिस इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसको या उसका बंटवारा इस तरीके से किया जाए जिससे कि चाहे विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, यानी कि डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन हो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, तो सभी कंट्री को रिसोर्सेज इस तरीके से मिले ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। लेकिन आज क्या है, डेवलप्ड कंट्री दोस्तों कई गुना आगे हैं। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, जापान, कितने आगे हैं। लेकिन जब हम देखे जाए तो एशियन कंट्री में दोस्त आज भी काफ़ी बैकवर्डनेस है आज, है ना। लेकिन आप देखो अफ्रीकन में तो वहाँ भी आज बहुत ऐसा ही है। लैटिन अमेरिका देख लो आप, ब्राज़ील वगैरह हो गया, मैक्सिको वगैरह हो गया, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो इस तरह तो अमर्त्य सेन ने कहा कि जिस दिन संसाधनों का उचित बंटवारा होगा, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उस दिन हम कहेंगे कि ग्लोबल जस्टिस है और कोई भी इंसान भूखे पेट नहीं सोगा। आज भी दोस्तों ये कहा जाता है कि लोग $1 से भी कम कमाकर आज अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, यानी कह सकते हो कि 60 से 70 रुपये। तो इस कंसेप्ट के द्वारा हम कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि आज दुनिया के अंदर कोई मतलब कि भूखे लोग नहीं होंगे या भूखे पेट लोग नहीं सो रहे होंगे। ये चीज़ क्राइम को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्याय के संदर्भ में वैश्वीकरण। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिस। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखो अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है, यानी कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे सबसे ऊपर रखा जाता है लोगों के न्याय को। अगर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो कंट्री दोस्त डेमोक्रेसी कहलाने का लायक ही नहीं है। तो प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी एनकरेज करता है कि जिस तरीके से गरीबों को ख़त्म करना है। गरीबी मतलब एक देश के अंदर दोस्त अगर हम रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि देश में जो सभी लोग हैं उन सभी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एक ऐसा धंधा कर सके, कमा सके, अपना पेट तो भर सके और सर्वाइव कर सके, है ना, जीवन यापन कर सके। तो गरीबी से निपटने के लिए या दोस्त निकलने के लिए लोकतंत्र में लोगों को अवसर एक समान दिया जाता है ताकि एक आदमी को एम्पावर यानी कि सशक्त किया जा सके। बट दोस्तों विश्व बाजार में क्या होता है, वैश्विक न्याय की कोई जगह नहीं है। विश्व बाजार में कोई जगह नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एक मार्केट के अंदर अपनी बेनिफिट लेने के लिए चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है
तो ओनली इस मोटिव से किया जाता है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। अब उस कंपनी की स्थापना कर देने के बाद, उस कंपनी के बनाने के बाद वहाँ के उस कंट्री के एनवायरनमेंट पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ के दोस्त से नदियाँ क्या गंदी तो नहीं हो रही है, कोई विषैले केमिकल तो यूज नहीं किया जा रहा, इन सबसे कोई मतलब नहीं होता। ओनली मैटर क्या करता है, ओनली प्रॉफिट मैटर करता है। तो इसलिए अमर्त्य सेन यहाँ पे कहते हैं कि आज ग्लोबल जस्टिस नाम का जो कंसेप्ट है ये कुछ भी नहीं है। आज दुनिया सिर्फ अपनी प्रॉफिट देखती है, जिससे कि जस्टिस बिल्कुल किनारे छोड़ दिया जाता है। तो अमर्त्य सेन के अनुसार यहाँ पे कुछ और बातें की गई है। क्या कही गई है, आखिर जो वैश्विक यानी कि जो ये ग्लोबल जस्टिस देखिए हम ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे अन्याय के कारण क्या है, मेन अगर देखा जाए कि ये अन्याय हो क्यों रहा है, जो इनजस्टिस है आखिर ये होता क्यों है। सबसे पहले तो दुनिया के आज काफ़ी सारे जो विकासशील देश हैं, गरीब कंट्री हैं, वो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर या डेवलप्ड कंट्री के द्वारा जो बनाई गई है इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे यूएनओ के ऊपर, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, तो सबसे काफ़ी सारी इसकी एजेंसीज वगैरह हो गई, ये तो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर उनके कर्जे के ऊपर वो डिपेंड है। इसी वजह से आज उनके ऊपर अन्याय होता है। आज जो जैसे पाकिस्तान को देखा हो, आईएमएफ के पीछे कटोरा लेके भागता रहता है वो। एंड अब आज श्रीलंका के जो हालात है उसकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसके अंदर परिवारवाद है ना, एंड जिसके अंदर हमने देखा कि 2 साल वहाँ पे 400 प्लस हो चुका है पेट्रोल का दाम। तो इस तरीके से एक हालात जो पैदा की जाती है, आज एक कंट्री जब किसी और कंट्री पे डिपेंड हो जाए तो वहीं से स्टार्ट होता है उस कंट्री के अंदर इंजस्टिस होना, क्योंकि जिस कंट्री पे वो डिपेंड है वो कंट्री दोस्त उसका मिसयूज जरूर करेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखा हमने कि चाइना के इंटरफेयर करने के बाद तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया था चाइना की तरफ श्रीलंका, एंड नेपाल भी देखा हमने कुछ समय पहले, दोस्त हमारे संबंध थोड़े बिगड़ गए थे। अब बेहतर है जब मोदी जी वहाँ पे आज यात्रा करने जाते हैं, सब ठीक ही कर देते हैं। एंड शैक्षणिक जो आदान प्रदान है दोस्त, वो भी खत्म माल है पूरा। ऐसा क्यों, आज देखो एजुकेशन लेवल पे जो विकसित कंट्रियों का जो पकड़ है, या उनकी जो हम ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, जैसे आप भारत भी देख लो यार, हर साल बाहर से दोस्तों लाखों लोग विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हमारे जो कहते हैं जो कैपेबल वाले लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल मतलब कि क्षमता है कुछ कर दिखाने की, अब लोग भारत से वो जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो मोस्टली लोग दोस्तों वहीं पे जाके मतलब कि सेटल हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि देश का पैसा बाहर चला गया, और जो हमारे जो एक क्षमता वाले जो लोग हैं, जिनमें कैपेबिलिटी है कुछ कर गुजरने की, वो भी उस कंट्री में रह जाते हैं। तो वही हमारे देश के मेन पूंजी है, हमारे देश के जो रिसोर्सेज है मेन, वो वही होते हैं जो देखो एक देश तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है वहाँ के लोगों पे, वहाँ के लोग कैसे हैं, कितनी मेहनती हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं वो। वैसे ही दोस्त अगर हम पर्यावरण की सुविधा पे देखें तो इन्वायरमेंट को लेकर आज कोई भी कंट्री बिल्कुल सतर्क तरीके से नहीं दिखेगा कि भाई नहीं हमें कार्बन डाइऑक्साइड कम करना ही करना है, हमें मतलब कि इन्वायरमेंट को दूषित नहीं करना है, हमें दोस्त किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना है। जैसे भारत में दोस्तों हमने देखा कि जो आंदोलन चले, चाहे चिपको आंदोलन हो गया, तो जो भी आंदोलन चले भारत में, इसका मैसेज पूरी दुनिया भर के अंदर गया है। लेकिन वैश्वीकरण या दोस्त कह सकते हैं इन्वायरमेंट का एक ऐसा इशू होता है वैश्वीकरण के अंदर, जिसमें एक देश की एक ऐसी भूमिका नहीं होती जिस वजह से एक दूसरे कंट्री भी विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए दोस्त सबकी अलग अलग भूमिका है, संपत्ति एक है ना, यानी कि मान लो समुद्र है तो है ना, तो वो साझी संपदा है सभी की, लेकिन उनकी जो भूमिका है वो भी अलग अलग है। बल्कि इन्वायरमेंट पे लेकर हमें हमेशा एक्टिव होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्त आज वैश्वीकरण के अंदर जो ग्लोबल जस्टिस का मुद्दा है वो यहीं से उठता है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट दूषित होती है तो इससे हमारे आदिवासी लोग, वो भी तो जंगल काटे जाते, तो आदिवासी लोगों को भी उससे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको सुलझाने की बात की जाती है। कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं वैश्विक न्याय के लिए, कुछ अन्य समस्याओं को सुलझाना। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले गरीबी बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा है, इसलिए जो गरीब देशों पर जो लगाए गए निर्यात पर प्रतिबंध है वो हटाना चाहिए। ऐसे दोस्त काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो पुअर कंट्रीज यानी जो गरीब देश है, वे डेवलपिंग कंट्रीज, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इन मामलों में सिर्फ डेवलप कंट्री पे ही राइट दिया गया है। एंड विश्व व्यापार जो एक आतंकवाद को हवा देते हैं, यानी कि दोस्त आज क्या करते हैं कुछ लोग अपने व्यापार के आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दोस्त कुछ समय पहले अमेरिका यही चाहता था, और आज भी दोस्त अमेरिका की सिर्फ यही चाल रहती है कि किसी भी तरीके से दुनिया में शांति ना रहे। अगर युद्ध होते रहेंगे तो अमेरिका का हथियार बिकता रहेगा। तो चाइना भी यही चाहता है, रूसी भी यही चाहता है। देखो सबका अपना अपना होता है ये, तो दुनिया भर के अंदर कोई भी नहीं चाहती है महाशक्तियाँ, पावरफुल कंट्री जो भी हैं, कि वो दुनिया में शांति हो। आज अब देखोगे आए दिन कभी रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो ऐसे ही दोस्त अभी कुछ दिन देखा मैंने पहले गाजा पट्टी पर जब अटैक किया उसने इसराइल ने ना,
तो ऐसे ये चलता रहता है, ये कभी ना कभी युद्ध होगा ही होगा, और ये एक सच्चाई है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। ये तो दोस्त मार्गेंतु बहुत समय पहले कह के जा चुका है। एंड स्थानीय युद्ध और सैनिक झगड़े चलते रहते हैं। इसके वजह से दोस्त वैश्विक जस्टिस बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बॉर्डर जो डिस्प्यूट होते रहते हैं, जैसे कि इंडिया चाइना का मान लो आप, इंडिया पाकिस्तान का मान लो आप, है ना, जम्मू कश्मीर का लेकर पाकिस्तान की जो हरकतें हम देखते ही रहते हैं, तो ये भी एक ग्लोबल जस्टिस पे अटैक करता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये, तो इन सब ऐसे ऐसे मुद्दों को ठीक करना होगा, तभी हम विश्व जो व्यापार है यानी वर्ल्ड जो ट्रेड हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखो विश्व भर में जो निर्यात करते हैं हथियारों का, अगर आप देखोगे तो G8 कंट्रीज जो है वो करते हैं। अब देखो यार, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। अब ऐसे कंट्रीज के पास देखो, अच्छा से हम राफाल खरीदते हैं फ्रांस से, तो मेनली हम ऐसे कंट्रीज से, जैसे G8 के कंट्रीज हो गए, ये दुनिया भर के अंदर हथियारों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये यही चाहेंगे ना भाई, दुनिया में शांति ना हो, तभी तो इनके हथियार बिकेंगे। अब भाई कोई भी सभी इंसान ठीक रहेंगे, कोई बीमार हो गए नहीं, तो डॉक्टर का काम क्या चलेगा? डॉक्टर भी चाहेगा कोई लोग बीमार भी हों, यही तो होता है यार। तो इस तरीके से पूरा ठीक अपोजिट ये भी चाहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ पे दूसरे कंसेप्ट है मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था। आज जिस तरीके से नव उदारवादी विश्व है, न्यू लिबरल वर्ल्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि आज कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में जाकर उसको गुलाम नहीं बनाता, जैसे ब्रिटेन ने हमको बनाया था, अंग्रेज भारत में ही आ गए थे। आज दोस्त एक कंट्री अपने कल्चर को यहाँ तक पहुँचा देता है, और इस देश के लोग उस कल्चर के, इस देश के कल्चर के इतने आदी हो जाते हैं कि बस अब वो इनके सामानों को यूज़ किए बिना रह ही नहीं सकते। अब चाहे दोस्त हम भारत के अंदर चाहे कपड़े में हम जीन्स कल्चर देख ले, छोटे छोटे कपड़े देख ले, फटे कपड़े देख ले, या दोस्त हम खाने पीने में रोल चौमिन मोमोज देख ले, तो सबका एक अपना अंदाज हो गया है यहाँ पे। तो एक न्यू लिबरल कंसेप्ट है ये, ठीक है, यानी कि ऐसा कंसेप्ट जिसके अंदर आज कंट्री इनडायरेक्टली एक दूसरे को गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो न्यू लिबरल मतलब यहाँ पे दोस्त आपको ये समझाना है कि आज जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर, आज वो भी चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि कोई भी कंट्री इंटरफेयर ना करे इस मामले में, कि कोई भी दूसरी कंपनी अपने देश में आने दे, वो ना कोई रोक टोक ना हो, कोई लाइसेंस राज ना हो। जैसे WTO दोस्त जो पॉलिसी बनाता है ट्रेड के लिए, तो इसका मेन मकसद यही होता है कि कोई भी इंटरफेयर ना करे, या कोई भी विकासशील देश किसी भी विकसित देश की कंपनी को अपने देश के अंदर आने से रोके ना, बिल्कुल खुले तरीके से व्यापार किया जाए। तो इस तरीके से ये सामाजिक सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोई स्पॉन्स दिया जाता है, और WTO के द्वारा जो प्रमोट किया गया है। तो ये भी कहा जाता है दोस्त कि आज एक देश की जो पॉलिसीज़ होती है उसके ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है दोस्त, ये पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। एंड यहाँ पे दोस्त किसके द्वारा, टोड स्लोन के विचार दिए गए। क्या विचार हैं इनके? आवश्यकता वैश्वीकरण को समाप्त करने की नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो वैश्वीकरण की वजह से अमीर गरीब का खाई बड़ा है, ये हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण को खत्म कर दो, क्योंकि आज एक देश दूसरे देश पर डिपेंड हो चुका है। अब दोस्त हम कितना भी विरोध कर ले चाइना का, लेकिन हम चाइनीज माल यूज करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव इंडिया के अंदर अभी आया नहीं है, और है भी तो इतना महंगा है कि भारतीय लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। चाइनीज सस्ता होता है। अब वो बात कहने की अलग है यार कि वो चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, ठीक है, ये कंसेप्ट बात अलग है, बट फिर भी लोगों को सस्ता पसंद आता है, यहाँ पे फ्री की चीज़ें पसंद आती है। तो आवश्यकता जो है वो वैश्वीकरण को समाप्त करने की नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण को ऊपर से थोपने के बजाय नीचे से आरंभ करने की। यानी कि दोस्त जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित कंट्रीज हैं, अमीर कंट्री है, जो UNO वगैरह हो गए, उनको द्वारा थोपा ना जाए, बल्कि विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको आगे और प्रमोट किया जाए विश्व मार्केट यानी कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर, IMF जैसे ऐसे मंचों के ऊपर, ताकि इनका भी दोस्त जो ओहदा है वो बढ़ सके। ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर हमें सोशल सिक्योरिटी बढ़ाना है तो दोस्त सबसे पहली बात है हमें इन्वायरमेंट के ऊपर सभी को जागरूक करना होगा। हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते जैसे कि इन्वायरमेंट को दोस्त, जैसे कि पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, जहाँ पे दोस्त COP26 की बैठक हुई, तो मेनली भारत ने भी उसमें कहा भाई ठीक है यार, हम भी अपनी ग्रीन एनर्जी को यूज़ करने वाले हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे। मैं ना इन्वायरमेंट को कम करने से, देखो दुनिया भर के अंदर जब लोग, टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है, इन्वायरमेंट एक ऐसा इशूज़ है जिस पे सभी को मिलकर पार्टिसिपेट करना है। कोई एक देश का कंट्रीब्यूशन नहीं है, या कोई दोस्त एक देश नहीं बोल सकता इसमें कि नहीं भाई ये हमारा इंटरनल मामला हम खुद कर लेंगे। नहीं दोस्त, ये सभी का मामला है। तो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ न्याय के आदर्श पूरी तरह नहीं लागू होते हैं आज भी। आज दोस्त ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी लोग राइट्स के लिए या 2 वक्त की रोटी के लिए दोस्त लोग तरसते हैं, जैसे सूडान वगैरह में देख लीजिए आप, साउथ अफ्रीका वगैरह। तो आज जो तरक्की तो हुई है, बट इस तरीके से नहीं कि सभी लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए। तो ग्लोबल जस्टिस दोस्त आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की मांग करता है। ग्लोबल जस्टिस क्या बोलता है? ये बोलता है कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रूप से सिस्टम में सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, ताकि विकासशील देशों में दोस्त सबसे बड़ी इनकी नीड है, तभी कुछ सुधार हो सकता है।
एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि व्हाट इज इंटरनेशनल टेररिज्म, डिस्कस द रीजंस फॉर दिस, यानी कि मेन जो रीजन है टेररिज्म का वो क्या है। इस टॉपिक को मैंने इस वाले वीडियो में बताया हुआ है। बाकी दोस्तों इस टॉपिक के अंदर आपको 9/11 घटना के बारे में बताना है। 9/11 घटना दोस्तों हम सब जानते ही हैं, अमेरिका का वो घटना जिसमें तो लगभग दोस्तों 3,000 लोग तो वहीं मारे गए थे। और इसके बाद दोस्तों अमेरिका ने पूरा अलकायदा को उड़ा डाला था। और ये पूरी कहानी की वीडियो मैंने बना के दे रखी है। तो जो मैंने वीडियो बना रखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ दोस्त आज का टाइम है, इस वीडियो को देखने के बाद जाइए, जितनी भी मैंने वीडियोस के लिंक दिए एक बार सभी जाके देख लीजिए आप। थैंक यू सो मच। नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्त। ये जो स्लाइड्स मैंने दिखाई, स्लाइड्स के लिंक भी आपको मैंने दिया टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जाके देख लीजिए उसको। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।